हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सैम्स एज पटना में। अभी मैं आपके लिए सेंटेंस अरेंजमेंट पर कुछ वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट से रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बताया है कि क्या क्या अप्रोच होने चाहिए एंड किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब हम सेंटेंस अरेंजमेंट के प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, और दूसरे वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को कराया था, और आज जो तीसरा वीडियो होने वाला है इसमें भी यहाँ बोर्ड पे आपको कुल 4 प्रश्न दिख रहे होंगे जिसको मैं डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ SBI क्लर्क प्री 2016 मेमोरी बेस्ड लिया गया है, मेमोरी बेस्ड है, और दूसरा क्वेश्चन जो है CPO मेंस का लिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन CGL मेंस का ही है जो 17 फरवरी 2018 को हुआ था, और चौथा क्वेश्चन भी CGL मेंस 11 सितंबर 2019 का है। मतलब जो भी क्वेश्चन हमने डाला है वो सारे लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। मतलब कि एग्जाम्स में देखिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजिंग करता रहा है बोर्ड। ठीक है, अगर आप 18 की उठाओ क्वेश्चन देखोगे 18 का, तो 18 के क्वेश्चन में CGL मेंस में जो है सारे में आपका इसी तरीके से पूछा गया है PQRS। मतलब यू डोंट हैव नीदर ओपनिंग सेंटेंस नॉर यू हैव ए क्लोजिंग सेंटेंस। ना तो आपको ओपनिंग सेंटेंस दिया हुआ है ना ही आपको क्लोजिंग सेंटेंस दिया हुआ है, बस 4 सेंटेंसेस आर गिवन एंड यू हैव टू अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस दैट यू हैव टू डू। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्स हुए थे 4 या 5 डेट में 17, 18, 19, 20, 21 जो भी था, उस सारे एग्जाम्स के डेट में आपको इसी टाइप से पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं सब अलग अलग पैटर्न पर है। पहला जो है SBI क्लर्क के पैटर्न पर है, क्लरिकल पैटर्न पे, जिसमें गिवन है क्या 6 sentences are given and you have to arrange them in a proper sequence. And the second question is has a opening sentence and closing sentence, but there are 4 sentences in between and you have to arrange them in a proper order. ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें केवल 4 सेंटेंस है, और जो 4 नंबर क्वेश्चन वो भी केवल 4 सेंटेंस है। 4 नंबर सवाल सबसे आसान होने वाला है क्योंकि मैंने क्रोनोलॉजिकल पे ये दिया है। ठीक है, मैंने बताया भी था क्रोनोलॉजिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीक्वेंस को अरेंज करने के लिए। तो एक क्रोनोलॉजी बेस्ड आपको एग्जाम्स में पूछा हुआ था, मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कुछ तरीकों के बारे में बताया था जो हमारा वीडियो में पहले वीडियो में दिखाया गया है। अगर अब तक आपने हमारे उस वीडियो को, पहले वीडियो को या दूसरे वीडियो के अप्रोच को नहीं देखा है, तो प्लीज मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो को आप देख लें। हालांकि मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आपको वहां से मिल जाएगा, और इस वीडियो के अंत में भी आपको दिखाई देंगे वीडियोज, तो आप चाहो तो उसको भी देख लो। उससे क्या होगा ना कि आपके कंसेप्ट को बेहतर करने में एक हेल्प होगा आपका। ठीक है, एक आपको मदद मिलेगी कि आपने बेहतर आप कंसेप्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूँ आज के पहले प्रश्न पर, जो लिया गया है CGL मेंस। ठीक है, सॉरी SBI क्लर्क का एग्जाम से लिया हुआ है। पहला सवाल है, इसमें देयर आर 6 sentences and you have to find out what will be the correct order of the sentences, sentence arrangement। मतलब आपको केवल अरेंजमेंट बताना है। मैंने यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा है। प्रश्न जो एग्जाम्स में आए थे वो था कि व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस। इस टाइप से आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मैंने उस प्रश्न को नहीं लिखा है, मैंने केवल बोला है कि क्या आप अरेंजमेंट करोगे वो आप यहाँ बता दो। ठीक है, तो चलो मैं देखता हूँ पहला सेंटेंस जो है, एनीथिंग दैट यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड। देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट आ गया है यू, और यू क्या है आपका प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, कोशिश यही होता है। मतलब कोई बंदा किसी को बोल रहा है एनीथिंग दैट यू टच, अगर आप कुछ भी चीजों को टच करोगे विल टर्न इनटू गोल्ड, वो क्या बदल जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा। द किंग वॉज डिलाइटेड विथ हिज गुड फॉर्च्यून, तो राजा खुश हो गया। द किंग, देखो मैंने आर्टिकल वाले क्लास में बताया है कि जब कोई भी कॉमन नाउन, मतलब कोई भी नाउन जब पहली बार आता है तो वो अपने साथ ए या एन आर्टिकल लेकर आता है। लेकिन अगर बार बार उसी नाउन को आप रिपीट कर रहे हो तो वी हैव टू यूज आर्टिकल द। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे द किंग आया है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में उस किंग के बारे में बात हो रखी है। अब देखो ज्यादा कहीं मत जाओ, आप देखो यहाँ पे ई ऑप्शन में किंग मिडास वाज अ वेरी ग्रीडी मैन, किंग है ना,
तो जो किंग मिडास था बहुत ही लालची राजा था, तो यहाँ पे आपका एक नाउन दे रखा है मिडास, किंग मिडास है ना। तो यहां से आप सेंटेंस को शुरू कर सकते हो। तो ई विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस। आप यहां लिख लो, यहां लिख लो, यहां लिख लो, माफ करो, यहां लिख लो, चलो ठीक है। ई से आप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल सकते हो। ई आपको पहला सेंटेंस हो सकता है। अब देखो क्या है कि लालची राजा था। अब क्या है, यहां से डी में चेक करो, सी में चेक करो, तो देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लिंक आपको निकल कर आ रहा है। डी में बोलता है वन डे ही कॉल्ड, ही किसके लिए बोला गया है, किंग मिडास के लिए, है ना। तो यहाँ पे किंग मिडास के लिए ही का भी यूज किया गया है। वन डे ही कॉल्ड हिज कोर्ट, मतलब उसने अपने प्रजा को बुलाया, ठीक है, कोर्ट में बुलाया। किसको बुलाया कोर्ट में, मैजिशियन को, किसी जादूगर को बुलाया। एंड कमांडेड, उसे ऑर्डर दिया, फाइंड मी अ स्पेल दैट कैन गेट मी मोर ट्रेजर्स देन आई हैव। उसने बोला कुछ ऐसा बताओ मुझे जिससे मैं और ज्यादा पैसा अपने पास ला सकूं जितना मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। आई ऑलरेडी है मतलब मेरे पास जितना पहले से है उससे ज्यादा मेरे पास हो सके, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश की जा रही है। तो पहले मैंने बोल दिया कि किंग मिडास एक लालची राजा था। और देखो लालच यहाँ पे इसका दिख रहा है, कैसे लालची है भाई, उसके पास पहले से यथा पैसा है, फिर भी बोल रहा है कि मोर ट्रेजर्स देन आई ऑलरेडी हैव, मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए जितना मेरे पास है। तो किसको इन्होंने बोला, मैजिशियन को बोला, है ना। तो इन्होंने मैजिशियन को बोला। अब आप चेक करो एफ ऑप्शन में, द मैजिशियन सेड, आपने मैजिशियन को ऑर्डर किया, मैजिशियन को आपने कुछ बताया और मैजिशियन ने आपको बोला, मैजिशियन सेड योर मैजेस्टी आई कैन गिव यू अ पावर दैट नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड हैज, मैं आपको एक ऐसा पावर दूंगा जो इस पूरे संसार में किसी के पास नहीं होगा। ये किसने बोला, मैजिशियन ने बोला, ठीक है। योर मैजेस्टी आई कैन गिव यू अ पावर दैट नो वन एल्स इन दिस वर्ल्ड हैज, मतलब आप चाहते हैं ना कि आपके पास खजाना बहुत हो, तो मैं आपको कुछ ऐसा ही पावर दूंगा, ठीक है। तो कौन रिप्लाई किया है, मैजिशियन। इट मीन्स मैजिशियन यहाँ पे बुलाया गया है, उसके बाद मैजिशियन ने यहाँ एफ में बोला है। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, डी के बाद एफ का रिलेशन बहुत अच्छा है। डी के बाद एफ आएगा, ये हो गया है। मैंने बताया था कि जब बैंकिंग के सेंटेंस अरेंजमेंट करते हो तो यू हैव टू ट्राई टू एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन एनी ऑफ द टू सेंटेंसेज एंड पेयर वाइज। आप सेंटेंस का गुच्छा तैयार करो, अरेंजमेंट बनाओ, दो दो का, तीन तीन का, और फिर उसको लास्ट में अरेंज करो, वो और बहुत इजीली आपको सेटल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले ई रखा, ई का डी हमने बोला, देखो डी के बाद एफ आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। एफ में उसने क्या बोला कि मैं आपको पावर दूंगा। अब पावर क्या देगा, देखो यहाँ पे एफ को ए से लिंक करो, देखो दिखाई देगा आपको, एनीथिंग दैट यू टच, वो पावर क्या है कि आप कोई भी चीज को टच करोगे तो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा, दैट इज अ पावर, है ना। तो ये उसके लिए पावर था। तो देखो एफ के बाद डायरेक्ट क्या रिलेशन आ रहा है, ए का, एफ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। मतलब अब तक देख लो आप, डी तो ई ला चुके, डी ला चुके, एफ ला चुके और ए ला चुके, है ना। आप 4 सेंटेंस यूज कर चुके हो। अब देखो ए में बोला है कि आप जिसको भी टच करते हो गोल्ड बन जाएगा, और इस बात से राजा बहुत खुश हुआ, है ना। अब देखो यहाँ पे एवरीथिंग इज टच्ड, यहाँ बोला जिसको भी आप टच करोगे, फिर यहाँ बोला जिसको भी उसने टच किया, किसने, राजा ने, एवरीथिंग इज टच्ड टर्न इनटू गोल्ड, जैसा मैं आपका मैजिशियन ने बोला था, और राजा ने जैसे ही टच किया, जिस चीज को भी टच किया वो क्या हो गया, गोल्ड हो गया। उन्होंने टच किसको किया, पेड़ को किया, ग्रास को किया, टेबल्स, चेयर्स, फ्लावर्स एंड वेसेस, और इन सब के सब क्या बन गए, आपके गोल्ड बन गए, है ना। तो देखो अब एक के बाद सी भी लिंक बहुत अच्छा है, और लास्ट में बचा क्या, बी। आप चेक कर सकते हो कि बी हो सकता है कि नहीं। इवन दो वेरी रिच ही ऑलवेज क्रेव्ड फॉर मोर एंड मोर, वो हालांकि राजा तो बहुत था, उसके पास पैसा था, फिर भी उससे और चाहत की इच्छा हो रही थी। तो दैट विल बी योर करेक्ट अरेंजमेंट, ई डी एफ ए सी बी। तो इसका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर में आप लिख सकते हो ई डी एफ ए सी बी इज द करेक्ट ऑर्डर, है ना। ये करेक्ट ऑर्डर है। मैंने कहा कुछ किया था, मैंने सबसे पहले आपको पहला ओपनिंग सेंटेंस निकाला, नाउन निकल गया आपका, नाउन का प्रोनाउन आएगा, तो किंग मिडास सबसे पहले ई से आपका स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने लिंक देखा कि राजा ने अपनी बैठक बुलाई, उसमें जादूगर को बुलाया, और जादूगर से उन्होंने सवाल किया कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं और भी पैसा कमा सकूं। तो ई के बाद आपने डी डाला। अब डी के बाद जब मैजिशियन से पूछा गया तो मैजिशियन ने उन्हें जवाब दिया, तो जवाब कहाँ मिल रहा है आपको, एफ में।
और एफ में उसने जवाब क्या दिया, ऐसा कौन सा पावर के बारे में बताया, वो उसका जिक्र आपका ऑप्शन ए में है। तो उसके बाद आपने ए डाला, फिर बोला जी जैसा मैंने बोला था वैसा उसने किया और सारी चीज सोना बन गए, तो उसके बाद सी आया एंड द लास्ट वन विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है? तो बन गया आपका EDFACB। क्लियर है? चलिए, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा गाइस। हम लोग मूव करते हैं आगे नंबर 2 के लिए, जो सीपीओ मेंस 2018 से लिया गया है। क्वेश्चन है, वन नाइट मुल्ला नसरुद्दीन होजा हैड अ ड्रीम। देखिए, कोई एक भाई साहब है ना, अब एक नाउन के यूज कर दिया गया है। इन्होंने क्या देखा, एक रात सपना देखा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो करना है, ये आपका फिक्स है, S1 और S6 आपका फिक्स है। मतलब हर हाल में S1 अपने स्थान पे ही होगा और S6 अपने स्थान पे ही होगा। तो बीच के 4 सेंटेंस जो दिए गए हैं A, B, C, D, उसको आप अरेंज करोगे। देखो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस केवल पढ़ते जाओ। एट द मोमेंट ऑफ 10 गोल्ड कॉइन्स होजा एग्रीड एंड सोल्ड हिम टू हिज रूम। अब ऐसा कौन सा मोमेंट था कि उसने 10 गोल्ड कॉइन के बारे में सुना या जाना और उससे वो एग्री कर गया और अपने रूम को दिखा दिया। तो सोल्ड हिम किसके लिए आया है? ठीक है, अब ये खुद के लिए तो नहीं यूज कर रहा होगा, उसने किसी और को सोल्ड हिम टू हिज रूम। ये जो हिज आया है, ये तो भाई साहब इसके लिए है, लेकिन ये जो हिम आया ऑब्जेक्ट, ये किसी प्रोनाउन के लिए है। इसका मतलब है यू कैन नॉट स्टार्ट योर सेंटेंस विथ ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में भी कोई नहीं है ए से। अब चेक करते हैं बी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन थैंक्ड होजा एंड, देखो द आर्टिकल आ गया ना, आर्टिकल द आ गया। मैंने देखो बताया था आपको, ध्यान रखो, सारी कंसेप्ट जो है छोटी छोटी कंसेप्ट निकल कर आ रही है सामने। मैंने बताया था कि आप कभी भी पहली बार आर्टिकल यूज करते हो कॉमन नाउन के लिए तो आप ए या एन का यूज करते हो, लेकिन अगर बार बार वही नाउन रिपीट हो रहा है तो यू हैव टू यूज डिफिनिट आर्टिकल एंड दैट इज आर्टिकल द। तो यहाँ पे आपने फिर से आर्टिकल द का यूज किया, तो बता रहा द मैन थैंक, इट मीन्स इस मैन के बारे में कहीं ना कहीं पहले बात हो रखी है। तो यू कैन नॉट स्टार्ट योर सेंटेंस विथ ऑप्शन बी, इट मीन्स आपका ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब बच रहा है आप सी से स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार, ही सेड ही वुड, फिर से देखो किसने बोला कि वो पे करेगा 10 गोल्ड, है ना। तो ये भी बात नहीं हुई, लेकिन हाँ एक चीज क्लियर हो गई, 10 गोल्ड क्वाइंस के बारे में यहाँ बात किया है और इसका लिंक कहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है। मतलब किसी ने इनको मुल्ला भाई साहब को ऑफर किया 10 गोल्ड क्वाइन और वो एग्री कर गए और अपने रूम को दिखाएं, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब देखो आगे ना, अ मैन, दिस इज व्हाट, दिस इज इनडिफिनिट आर्टिकल। और जब पहली बार किसी नाउन का आप यूज करते हो तो इनडिफिनिट आर्टिकल दिखाया जाता है ए या एन का। अ मैन knocked at his door and asked if he could spend the night in his house। मतलब एक उसके दरवाजे पर एक आदमी ने दस्तक दिया और बोला कि क्या मैं आज रात आपके घर पर रुक सकता हूँ। ठीक है, तो डी यहां से आप कर सकते हो। अब इसके बाद डी के बाद देखो सी का रिलेशन है। इस बंदे ने बोला, he said, इस बंदे ने बोला he would pay 10 gold coins to होजा। मैं आपको कितने कॉइन दूंगा, 10 कॉइन दूंगा, गोल्ड कॉइन दूंगा, अगर आप मुझे यह सुविधा देते हैं। इफ ही वॉज अलाउड द प्रिविलेज, अगर यह प्रिविलेज उन्हें दिया जाता है या दिया गया तो कितना कॉइन मिलेगा, 10 गोल्ड कॉइन मिलेगा। अब देखो सारी गुत्थी जो थी ना सुलझ गई। ये देखो लास्ट में बोलती है बट ही टुक आउट ओनली 9 फ्रॉम इट एंड स्टॉप। 10 कॉइन की बात थी लेकिन वो 9 कॉइन लिया, तो 9 कॉइन कहाँ ले रहा होगा, देखो यहाँ पे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन थैंक्ड होजा and began taking out the gold coins from his purse। उसके पर्स से वो गोल्ड कॉइन लेना शुरू कर दिया और कितना कॉइन लेने के बाद रुका, तो 9 कॉइन लेने के बाद रुका, है ना, 9 कॉइन लेने के बाद रुका। तो आप इतना मेहनत नहीं भी करते हैं और केवल बी को ढूंढ लिए होते तो आपका काम बन जाता। बी से एंड तो करेगा ही भाई साहब, और बी से एंड कर दिया, इट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। है ना क्लियर, है ना मजेदार। तो क्या किया आपने, मैंने पूरा लिंक भी दिखाया आपको कि डी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम्स के समय में आप थोड़े हड़बड़ाहट से होते हो, आपके पास हड़बड़ाहट होती है और आप चाहते हो कि कुछ समय बच जाए, तो इसके लिए बहुत बड़ी लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी बी वाली। तो आप अगर दिमाग या माइंड स्ट्राइक करे एग्जाम हॉल में तो आप ये काम को भी कर सकते हो और बाकायदा आप आराम से यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो
अब तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं नंबर 3 जो लिया गया है सीजीएल मेंस 17 फरवरी 2018 के एग्जाम से। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो भी फार्मर्स वाली जो घटनाएं चल रही थी लास्ट ईयर उस बारे में ही है। फार्मर्स कुड नो लॉन्गर पे देयर लोन्स एंड सम बैंक्स वर क्लोज डाउन। चलो ठीक है, मान लेते हैं हम एक पल के लिए कि हो सकता है कि फार्मर्स कुड नो लॉन्गर पे देयर लोन्स और कुछ बैंक जो है क्लोज डाउन चल रही थी। ठीक है, अब यहाँ बोलता है प्राइसेस ड्रॉप ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई विच वाज फॉलोड बाय अ ड्रॉट। मतलब सूखा हो गया था, है ना, सूखा हो गया था, सूखा के बारे में बात कर रहा है और इस कारण से क्या हो गया था कि प्राइस जो है ड्रॉप कर गया था ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई। सप्लाई बढ़ गया था तो प्राइस को कम करना पड़ा। द कंट्री वॉज वेल एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड फार्मर्स इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल। कंट्री जो है काफी अच्छे एडवांस लेवल पे है और इस टेक्नोलॉजी से किसान अपना प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाए हैं। देखो अब तक सब कुछ चीजें कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है, प्रेजेंट की जा रही है, लेकिन अब तक आपको ओपनिंग सेंटेंस क्लियरली मेंशन नहीं किया है कहीं। लेकिन जैसे आप एस के पास आते हो आपका सारा कहानी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका, द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका बिगन विथ ओवर प्रोडक्शन, है ना, विथ ओवर प्रोडक्शन एंड लो प्राइसेस। देखो लो प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर बात किया था, ठीक है, तो हम आगे लिंक करेंगे उस चीज को। ओवर प्रोडक्शन यहाँ पे एक बात किया है एंड लो, देखो ओवर प्रोडक्शन है ना, और इंक्रीज दियर प्रोडक्शन लेवल, उन्होंने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया। मतलब जो ओवर प्रोडक्शन है इसका लिंक आपको कहां दिख रहा है, आर में दिख रहा है। देखना, ध्यान देना, द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका बिगैन विथ ओवर प्रोडक्शन। इट इज अ टर्म दैट रेफर्स ऑप्शन आर इंक्रीज दियर प्रोडक्शन लेवल, है ना, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया एंड लो प्राइसेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने केवल ये पता कर लिया कि यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस विथ एस, इट मीन्स योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब एक बार चूंकि टाइम अगर है आपके पास तो अपनी तसल्ली के लिए, ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे एग्जाम्स में, एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है एग्जाम्स में। क्वेश्चन तो करने होते ही हैं, अटेम्प्ट्स तो मायने रखते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा मायने आपकी एक्यूरेसी भी करती है। अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 100 में 70 क्वेश्चन ही करेक्ट कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। तो एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है, तो कोई हड़बड़ाहट ना हो जाए, इसलिए हम एक क्रॉस चेक भी कर लेंगे। तो एस से अगर आप स्टार्ट कर ले रहे हो तो चेक कर लो ना कि एस के बाद आर का रिलेशन है या नहीं। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एस के बाद आर का रिलेशन बहुत तगड़ा है। मैंने बताया था ओवर प्रोडक्शन एंड लो प्राइसेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो ओवर प्रोडक्शन के बारे में बात किया है, यहाँ बोला गया है द कंट्री वॉज वेल एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी एंड फार्मर्स इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल। तो यहां से आपका, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर आर के बाद एस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आर के बाद एस किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आर के बाद एस किसी भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा होता एडवांस टेक्नोलॉजी का ओवर प्रोडक्शन हो गया तो ये हो सकता था आर के बाद एस, लेकिन डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो हम लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं, लेकिन एस के बाद आर तो आ सकता है। अगर एस के बाद आर आ रहा है तो आप चेक करो ना, लो प्राइसेस, मैंने बोला था कहीं बात किया है, लो प्राइस, देखो यहाँ बात क्या है, प्राइसेस ड्रॉप। अब इससे बड़ी लिंक आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एस के बाद आर आ रहा है कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, और क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया, मतलब सप्लाई उसको मिल रही है। तो देखो यहाँ पे प्राइसेस ड्रॉप ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई। आपने प्रोडक्शन कर दिया ना जी, जब आपने प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन को आपने इंक्रीज कर दिया, इट इज माल आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हो। तो जब सप्लाई बढ़ रहा है तो अगर टाइम से आप चाहते हो तो उसका यूटिलाइजेशन हो जाए, खर्च हो जाए, तो आप क्या चाहोगे कि उसका प्राइस थोड़ा कम कर दे, बस प्राइस ड्रॉप कर दिया गया। तो सारे लिंक आपका कड़ी एक से एक जुड़ती जा रही है। इट मीन्स योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी, है ना। चलो, मैंने पहले ही बोला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो ये 4 नंबर होने वाला है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो ऑर्डर है आपका किस ऑर्डर पे दिया गया है, तो ये है आपका क्या उसको बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि टाइम रेफरेंस पे ये बात किया हुआ है ना। तो चलो देखते हैं टाइम को कैसे कैसे इंडिकेट किया है। तो सबसे पहले देखो, ये जो है ना, कोई भाई साहब का नाम है एडगर अलन पो। तो देखो ये नाउन है। अब ये नाउन है तो नाउन सबसे पहले तो आएगा,
अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आप डी को कहीं ना कहीं स्टार्ट में रखो, शुरू में रखो, एक लिंक। दूसरा लिंक आप देखो कि ही हैड गॉन मिसिंग ऑन अक्टूबर 3, 1849 एंड वाज। अब देखो यहाँ पे एक डेट दिया है आपका ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में एक डेट है, कौन सा डेट है, ही हैड गॉन मिसिंग, वो मिसिंग हो गया था, मैंने कहीं भुला गया था, खो गया था 3 अक्टूबर 1849 को एंड वाज फाउंड अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ ही दिन बाद उसे मिल गया। लेकिन जब खोया था तो तारीख क्या थी, 3 अक्टूबर थी, और यहाँ देखो 7 अक्टूबर के बारे में बात किया हुआ है, मतलब सेंटेंस में सी जब भी आएगा डी के बाद आएगा, सेंटेंस में डी जब भी आएगा तो सी के बाद, सॉरी क्या बोल रहा था मैं कि सी जो आएगा वो डी के बाद आएगा, मतलब डी के बाद, तो डी के बाद सी देखिए आप, डी के बाद सी यहाँ पे है, डी के बाद सी यहाँ पे भी है, डी के बाद सी यहाँ नहीं, ये गलत हो गया, और यहाँ पे भी नहीं, ये भी गलत हो गया, है ना। तो हमने केवल टाइम रेफरेंस से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। क्या क्या ऑप्शन था, एक था अक्टूबर 3, 1849 और दूसरा था अक्टूबर 7, 1849। तो दोनों में पहले कौन आ रहा है, तो अक्टूबर 3 वाला आएगा, है ना। तो सबसे पहले आप डी को रखोगे, तब तो सी को रखोगे, तो यह आप बोल सकते हो कि वो पहले खोया होगा, तब उसे रिकवर किया गया, खोजा गया, और जब खोजा गया तो उसको कुछ ही दिन बाद वो मर गया, ठीक है, डाइड हो गया। तो यहाँ पे एक लिंक आपका बहुत बेहतरीन लिंक था डी और सी के बीच में, मतलब डी के बाद सी। अब चेक करो, बी आपका नाउन है, बी क्या है आपका नाउन है, और आप सेंटेंस को नाउन से स्टार्ट कर रहे हो, बी से स्टार्ट कर रहे हो, तो देखो आपका बी से 2 ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा था, एक ऑप्शन नंबर बी और एक ऑप्शन नंबर सी, जहां आप ऑप्शन सी को पहले ही एलिमिनेट कर चुके हो, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, है ना मजेदार। बिना किसी मेहनत के आपने इस प्रश्न को, इस 4 प्रश्न को कर लिया। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं जितना बताऊं उतना कम होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस पे डिसाइड करेगी कि आप इसको कितना बेहतर कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं कि सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन को छूते भी नहीं है, उन्हें लगता है कि हमसे, हमारे बस की चीज नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, या शायद उनके माइंड में ऐसा चल रहा होता है कि इसको हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी हिम्मत करोगे, तो यू हैव ऑप्शंस, और आप जस्ट स्टार्ट विद योर ऑप्शंस, व्हाट एवर द ऑप्शंस आर गिवन, स्टार्ट विद दोज ऑप्शंस। अगर जो भी ऑप्शंस है उससे आप स्टार्ट करते हो, यू कैन रियली, मतलब रियली सोल्व दैट क्वेश्चंस, आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, एंड यू कैन गेट आउट ऑफ आउट। मतलब अगर 5 मार्क्स की आ रही है तो 5 में 5 ला सकते हो, 10 की होगी तो 10 में 10, 20 या 22 हो रही होगी मेंस के पेपर की, तो उसमें भी आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा बस आपका यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए, कितना तेजी से आप उसको छाट पाते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही छोड़ देता हूँ, और इसके बाद फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हैप्पी। और हाँ, इस बीच एक बात मत भूलिएगा, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि मेहनत तो लगता ही है, आपकी छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब करने की जो कला है आपकी, अगर आप वो काम को कर देते हैं तो हम मोटिवेट हो जाएंगे। और अगर मैं मोटिवेट हो गया तो आप देख रहे हो कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपके लिए सही मायने में आपको हेल्प करेगी किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन को क्लियर करने में, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। चलता हूँ, फिर मिलूंगा, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।